नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नवागत कमिश्नर राजेश जैन ने सभी विभाग के अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल जी बानखेड़े ने मंगलवार को किया पदभार ग्रहण। आरटीआई द्वारा जानकारी मांगने पर शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए 50,000 रुपए और नाबालिग युवती ने पड़ोस के युवक पर लगाया बलात्कार का आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। नवागत कमिश्नर ने सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय में लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, नगर निगम, राजस्व विभाग समेत अन्य सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नवागत कमिश्नर राजेश जैन ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को सुचारू करने समेत शिक्षा को बढ़ावा देने समेत बरसात पूर्व जिले भर की सभी जरूरी गतिविधियों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से समीक्षा की और तत्काल जरूरी व्यवस्थाओं को बनाए जाने दिशा निर्देश भी जारी किए गए। उसको लिए बोर्ड बना करके सरकार चाह रही है, आदेश कल ही मिला हुआ है हमको। इसमें कहा गया है कि जितने उपभोक्ता वंचित रह गए हैं आधार से, उनके आधार का फीड का काम शुरू करा दिया जाए तेजी के साथ में। दुकानवार सूची निकाल ली जाए कि किन उपभोक्ताओं के आधार फीड नहीं है, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे ही फीड होने हैं, तो वो आधार की फीडिंग का काम तेजी से करा दिया जाए और 1 महीने का समय उपभोक्ता को और दिया जाए जुलाई का। 10% ही रह गए हैं आप जो दे रहे हैं, 90% हुए, 10% जो जिसको राशन चाहिए वो आधार भी नंबर अपना फीड करवाएगा। हाँ सर, आधार का कौन बताए कितने आधार तो 100% हो गए होंगे, यहाँ पे आधार तो बन गए होंगे सबके। स्टेटिस्टिक्स कौन बताएगा आधार के बारे में? आधार तो सबके बन चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक से नहीं सर, ये नहीं है सोसाइटियों का। कोऑपरेटिव पहले ये अधिकार जिले में था जी, लेकिन 2 साल जिला पंचायत सीईओ ने किया पदभार ग्रहण। जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल जी बानखेड़े ने मंगलवार को रीवा जिला पंचायत सीईओ पद की कमान संभाल ली है। रीवा में जिला पंचायत सीईओ की कमान संभालने वाले श्री बानखेड़े अपने कैरियर की शुरुआत मुंबई से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के साथ की। इसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ में देश की सेवा भी कर चुके हैं, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस नागपुर में असिस्टेंट कमिश्नर पद का भी दायित्व निभाया। यहाँ के बाद स्वप्निल श्री बानखेड़े ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में असिस्टेंट कलेक्टर की जिम्मेदारी 2017 से लेकर अक्टूबर 2018 तक निभाई। तत्पश्चात अक्टूबर 2018 से जून 2020 तक उन्होंने खजुराहो में बतौर एसडीएम अपनी सेवाएं दी। वहां से इनकी पोस्टिंग रीवा जिला पंचायत सीईओ पद पर की गई है। स्वप्निल श्री बानखेड़े की शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र औरंगाबाद से हुई। यहीं से उन्होंने बीई की पढ़ाई भी की है। रीवा में पदभार ग्रहण करने के बाद हमने उनकी प्राथमिकताओं को लेकर उनसे विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि रीवा की संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ आकर उन्होंने खुद को अत्यंत खुश बताया और कहा कि शासन की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना इनका पहला लक्ष्य होगा। आप खुद सुनिए श्री बानखेड़े ने क्या कहा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने रीवा का प्रभार यहाँ जिला पंचायत सीईओ का लिया है। उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे रीवा के लिए और आपका नाम काफ़ी सुना है, जहाँ भी आप रहे हैं अच्छा किए हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी सर? सबसे पहले आपके व्यूवर्स को मेरे तरफ से नमस्कार और आपके बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रीवा एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है और ज़िला भी बहुत बड़ा है। यहाँ अपने अलग तरीके की संस्कृति है, अलग तरह का रिवाज है और देख के बहुत ही अच्छा लगा और प्रयास करूँगा कि इस संस्कृति में मैं अपने आप को ढालूँ और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँ, ताकि ज़िंदगी भर मुझे रीवा के पोस्टिंग याद रहे। और मैं प्रयास करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ रीवा जाना जाता है थोड़ा शिकायत आने के लिए, तो वो शिकायतें कम हो जाए, इसका मेरा बहुत प्रयास रहेगा। और हम चाहेंगे कि जो भी ग्राम दूर दूर के ग्राम है वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करें, ताकि उनको ये एहसास हो कि सीईओ के पास उनकी शिकायतें पहुँचती है। सर, कोविड-19 का दौर चल रहा है, लगातार प्रवासियों का पलायन हुआ है, तमाम प्रवासी आ गए हैं लौट के अपने अपने गृह क्षेत्र में। उनको लेके सरकार की और आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे फुलफिल करेंगे? अभी क्योंकि प्रवासी मज़दूरों का दौर जो था वो 15-20 मई तक बहुत तेज़ी से चला था, उसके बाद अभी थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो प्रवासी मज़दूर बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम है
और हमारे ज़िला पंचायत द्वारा नज़र रखी जा रही है। और उनके बाद अगर उसमें से कोई किसी को सिम्टम्स मिलता है, उस सिम्टम्स के बाद तत्काल उनके टेस्टिंग कराई जा रही है। और यहाँ हर ग्राम में अभी आने वाले समय में हर ग्राम में हम एक सुरक्षा समिति जो होती है हर ग्राम की, उनके द्वारा भी इनके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि जो बाहर से आता है उनकी तत्काल सूचनाएं हमें दी जाए। सर, रोजगार को लेके इनकी क्या, जैसे मनरेगा चल रही है, भारत सरकार मतलब की सरकार की योजना है, तो इसको लेके किस तरह से व्यवस्था बनाई जाएगी? अभी हमारे पास लगभग 60,000 लोग बाहर से आए हैं। उसमें से जो मज़दूर है, प्रवासी मज़दूर है, वो लगभग 40 से 45,000 के बीच का आंकड़ा है। और हम हर जनपद पंचायत में अभी 5,000 तक हम मनरेगा में काम दे रहे, 5,000 मैंडेज हम तैयार कर रहे हैं रोज़ का। तो उसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी बाहर से मज़दूर आ रहे हैं, जो भी आए हुए हैं, उन तक पहुंचा जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये निर्देश जारी किए कि उनकी तरफ पहुंचा जाए, तो उसकी तरफ उनके पास पहुंचने का हमारा प्रयास जारी किया जा रहा है। और उसमें भी हम एक नया सोच आगे चला रहे हैं। 2-3 दिन बाद जब मैं दौरे करूंगा, उसके बाद हम नया स्कीम भी ट्राई करेंगे कि वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ अलग से किया जाए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वहाँ तक पहुँचा जाए। उसमें एक हम ये कर रहे हैं कि जो भी उनके मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर इकट्ठा करेंगे और किसी को भी हम कॉल करेंगे प्रवासी मजदूर को, क्या उनके पास हमारे सचिव या रोजगार सहायक किसी कोई भी आया था आपको मनरेगा की जानकारी देने के लिए। ये इसका प्रयास हम करने जा रहे हैं और हो सकता है अगले 7-8 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। आरटीआई द्वारा जानकारी मांगने पर शिक्षा विभाग ने मांगे 50,000 रुपये। जिला शिक्षा विभाग में किस तरह मनमानी चल रही है और विभाग के अधिकारियों की तानाशाही व लापरवाही किस हद तक परवान चढ़कर बोल रही है, इस बात की सबसे बड़ी बानगी यह घटनाक्रम है। शिक्षा विभाग की जानकारी मांगे जाने पर 50,000 रुपये की मांग कर दी गई। वहीं इस बात पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जो बयान दिया है वह ये है, जो जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई है उसके ब्यौरे की सूची बड़ी है, उसे ऐसे नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में जब सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता बीके माला से बात की गई तो उन्होंने शिक्षा विभाग के इस कारनामे के खिलाफ विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदक ने जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन जो प्रस्तुत किया है, उसमें जिला शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय के द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है उसमें उनको 50,000 रुपये जमा करने के निर्देश किए गए हैं ताकि अभिलेख उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, सूचना के अधिकार अभिलेख अधिनियम 2005 की धारा में ये उल्लेख है कि आपको अभिलेख देने के पहले या अत्यधिक अभिलेख हैं तो उसके लिए संबंधित आवेदक को बुलाकर अवलोकन कराइए जो अभिलेख है, जो उनसे संबंधित जानकारी हो, ताकि अत्यधिक जानकारी ना दी जा सके। यदि बहुतायत में, जैसे आपने बताया कि 50,000 रुपये की राशि यानी 25,000 अभिलेख होंगे, उसकी 2 रुपये पर पेज जमा होता है, तो 25,000 अभिलेख की जो जानकारी आपको देना है तो आपको आवेदक को एक पत्र लिखना चाहिए कि संबंधित जानकारी अत्यधिक है, कृपया आप कार्यालय पे आके जमा करें और अवलोकन करें। अवलोकन करने के पश्चात ये देखें कि कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके विषय से संबंधित है, वो जानकारी आप तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदक कार्यालय में आते और अवलोकन करते, अवलोकन के पश्चात आपको पत्राचार करते और वह मौके पर लिखते कि जानकारी ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो जो दी जा सकती है। हमें ऐसा इस पत्र से प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी संबंधित आवेदक को भ्रामक और अपूर्ण जानकारी देने का काम कर रहे हैं या उन्हें भ्रमित कर रहे हैं ताकि ये जानकारी जनहित में प्रकटन ना की जा सके। इसमें हो सकता है व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार भी हो, नियम विरुद्ध कार्य किए गए हों, तो जानकारी छिपाने के लिए असंबंधित आवेदक को डरवाने की मंशा से ऐसा किया जाता है ताकि आवेदक इतने अत्यधिक राशि होने के कारण वो जानकारी जो उन्होंने लगाई है वो ना ले सके। ऐसा लोक सूचना अधिकारी अत्यधिक कहते हैं। ये इस विषय को लेकर हमने माननीय आयुक्त राज्य सूचना आयोग के समक्ष बात रखी है पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ताकि वो लोग ताकि इस विषय पर विचार कर सकें और जनहित से जो संबंधित जानकारी है उसका प्रकटन किया जाना चाहिए। वहीं इस विषय पर जब जिला शिक्षा अधिकारी आर्यन पटेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगे गए जवाब का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा था और जो ब्यौरा मांगा गया था उसकी सूची भी अत्यंत बड़ी थी, जिसको ऐसे नहीं प्रदाय किया जा सकता है। एक जानकारी मांगी गई थी, कुछ वाहन संबंधित जानकारी मांगी गई थी, कुछ खर्च उसका, लेकिन उसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं था कब से कब तक का चाहिए वो पूरी जानकारी
अनिश्चित थी और संकलित प्रकार की जानकारी है तो उसको पिन पॉइंट जानकारी मांगना चाहिए और पिन पॉइंट जानकारी मांग लें, कोई देने में कोई दिक्कत अपने को नहीं है। नहीं वो इसलिए कि वो हमको खुद ही समझ नहीं आता कि कितनी चाहते हैं, तो जितना है वो पूरा हमने कह दिया कि भाई ले लो जितना लेना हो। नाबालिग युवती ने पड़ोस के युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, युवक के खिलाफ मामला दर्ज। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोदहा निवासी हीरालाल प्रजापति उम्र 19 वर्ष के खिलाफ पड़ोस में रहने वाली एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसकी रिपोर्ट युवती द्वारा थाने में दर्ज किए जाने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ धारा 376 की कार्यवाही करते हुए युवक को जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले में एक कुएं के समीप छोटा बच्चा खेल रहा था, जिसे पकड़ने वहां युवती पहुंची। इसी बीच वहां मौजूद युवक हीरालाल प्रजापति युवती को वहां बने मवेशियों को रखने वाली सार में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत उसे जेल भेज दिया गया है। युवती नाबालिग बताई जा रही है, जिसकी उम्र महज 14 वर्ष है। की गई कार्यवाही के संबंध में सिमरिया थाना प्रभारी नरेश तिवारी ने जानकारी दी है। कल एक रिपोर्ट आई थी, महिला लड़की आई थी, अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत की थी, तो उसकी रिपोर्ट पे FIR कायम की गई थी और ये आरोपी को पकड़ा गया गोदहा गांव से। क्या मामला है? ये अभी तो लड़की का कहना है कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो जिसकी रिपोर्ट शिकायत पर FIR पंजीबद्ध करके प्रथम दृष्टया तो आरोपी को पकड़ा गया है। अभी लड़की का मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया जा रहा है, विवेचना जारी है अभी। ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इससे निजात पाना अब आम आदमी के बूते की बात नहीं रही। आम आदमी जो वाकई ज़रूरतमंद है उसे उस सुविधा से वंचित रखा जाता है, जबकि अपात्र और पहुंच रखने वाले लोगों को शासन की सभी योजनाओं का बड़ी आसानी से लाभ दे दिया जाता है। कुछ इसी तरह का एक मामला मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय पहुंचा, जिसमें गरीबी रेखा में नाम होने के साथ राशन कार्ड व अन्य प्रमाण पत्र होने के बाद भी पीड़ित का नाम गरीबी रेखा से काटा नहीं गया, बल्कि उस पन्ने को ही फाड़कर फेंक दिया गया, जिसमें संबंधित व्यक्ति का नाम था और उसकी जगह दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया। इस तरह से जिले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मामले हैं। इस समस्या को झेलने वाले पीड़ित व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर अन्य सभी जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई गई। यहां तक कि RTI लगाकर इस संबंध में जानकारी मांगी गई, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। जिला पंचायत में जब जब नए अधिकारी आते हैं तब तब पीड़ित व्यक्ति उनसे कुछ उम्मीद लेकर CO कार्यालय पहुंचकर अपनी फरियाद लगाता है। ऐसा करते कई वर्ष बीत चुके हैं, कितने अधिकारी आए और चले गए, लेकिन पीड़ित मुद्रिका की शिकायत वहीं की वहीं अटकी रह गई। एक बार फिर से जिला पंचायत में नए अधिकारी बदलने के बाद यह पीड़ित युवा फिर से एक उम्मीद के साथ अपनी फरियाद लगाने पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। इसे उम्मीद भी है कि इसकी पीड़ा सुनी जाएगी। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। जी, एक्चुअली मेरा मामला ये BPL से संबंधित था। मेरा गांव जो है तो विलेज पोस्ट में होता है, तहसील सिमरिया डिस्ट्रिक्ट रीवा का है। और एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम था BPL में, पहले था। मुझे BPL का राशन कार्ड भी हमारे पास है, 2 राशन कार्ड है, और उसका सर्टिफिकेट भी है हमारे पास है, 2 है। और एक्चुअली क्या हुआ कि 2013 में ये जनपद की लापरवाही की वजह से और सेक्रेटरी के भी लापरवाही की, दोनों की सह से कम्बिनेशन से लिस्ट के जो पेज था जिस BPL सूची क्रमांक में 330 में श्री मुंतखब प्रसाद द्विवेदी का नाम था और 329 में अशोक शुक्ला का नाम था, वो पूरा फाड़ करके और दूसरे का नाम इशू कर दिया गया है पूरी तरह से। अब वहाँ पर यदि एप्लीकेशन देते हैं काफ़ी टाइम से तो वो बोलते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से फ्रॉड मामला है। उनके पास इस रेफरेंस में कोई भी जानकारी नहीं है अब प्रेजेंट में, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस टाइम में। जी, कई बार एप्लीकेशन मैंने जनपद CO जो सुचिता सिंह है वहाँ पर उनको कई बार मैंने एप्लीकेशन भी दिया है। प्रीवियस मैंने 2019 में ये दिसंबर में मैंने दिया था। 6 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद अभी भी कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही। लवकुश त्रिपाठी जो इसके इंचार्ज हैं उनको पूरी तरह से बचाव किया जा रहा है। मैं वो सर्टिफिकेट में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सर्टिफिकेट जो कि मैडम वहाँ पर हैं सुचिता सिंह त्रिपाठी, ये आप डेट देख सकते हैं 7/10/2019 को एप्लीकेशन दिया गया था। तब से लेकर के अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। तब से लेकर मैं कई बार कलेक्ट्रेट में भी दिया यहाँ पर, और जो पूरे सर कलेक्टर थे वहाँ ऑनलाइन मैंने दिया। 3-4 बार मैंने
सीएम हेल्पलाइन भी किया, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से करप्शन है कि एक भी मतलब परसेंटेज कोई भी नहीं सुनने को तैयार है, समझ लीजिए। बिल्कुल। क्या इसके लिए आपने कार्रवाई की? सर इसके लिए मैंने कार्रवाई मतलब एप्लीकेशन दिया कई स्थान पे, लेकिन कोई कहीं भी नहीं सुन। आरटीआई मतलब पंचायत में मैंने आरटीआई लगाया। आरटीआई लगाने का जो डेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेट का बताइए क्या हुआ? मैंने आरटीआई लगाया वहाँ पर, सेक्रेटरी को मैंने आरटीआई लगाया, पंचायत में भी लगाया, उसके बाद फिर मैं जनपद में भी लगाया, लेकिन उनकी तरफ से प्रथम अपील आरटीआई का कोई भी जवाब नहीं मिल गया। तत्संबंध में मैं उसके बाद मैं प्रथम अपील किया हूँ। आरटीआई में क्या बोले आरटीआई? नहीं, आरटीआई मैंने लगा दिया, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से कोई रिपोर्ट मतलब हमें कोई जानकारी नहीं दी गई अभी। कब लगाया था? हाँ, मैंने आरटीआई लगाया था 17/3 को लगाया था, 17/3/2000 को, मार्च में लगाया था 17/3 को। 19 में? हाँ नहीं सॉरी, यही 20 में लगाया था, अभी मार्च में लगाया था, 3 महीने पहले लगाया था। कलेक्ट्रेट परिसर की बदली व्यवस्था। जिस दिन से रीवा जिले का प्रभार नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी ने संभाला है, उसी दिन से जिले भर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कसावट लाने के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर की भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने की पहल जारी है। इसी दिशा में कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ अव्यवस्थित पार्किंग समेत गार्डन की भी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर की भव्य इमारत की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं बनाए जाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट भवन के मुख्य मार्ग के सामने से आने वाले वाहनों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और भवन का पोर्च पूरी तरह से साफ करा लिया गया है। ये तो हुई परिसर की साफ सफाई व्यवस्था। इसके साथ ही शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों की शिकायत सुनने सहित उसका निराकरण करने समेत अन्य व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से बनाने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वहीं जिले भर के लोगों में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। इस दिशा में कलेक्टर इलैया राजा टी ने जो पहल शुरू की है वह रीवा के लिए एक अच्छा संकेत मानी जा रही है। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने मांगी इच्छा मृत्यु। त्योंथर समिति में धान खरीदी में अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी व तानाशाही के चलते स्थानीय किसान पूरी तरह से परेशान हैं। किसानों द्वारा बेची गई धान की कीमत किसानों को अभी तक नहीं दी गई। इसी बात से आक्रोशित किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे किसानों ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने व्यक्त की और कहा कि एक तरफ जहां सरकारें दावा कर रही हैं कि किसानों की आमदनी दोगुना की जाएगी, वहीं जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी किसानों के साथ सीधे सीधे लूट कर रहे हैं। आप खुद सुनिए शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों की पीड़ा। हम लोग दिसंबर जनवरी में अपनी धान त्योंथर समिति में ले जा कर के दिए, वहाँ से बोरी मिली, धान की खरीदी किए, धान की सिलाई हुई, गिनती हुई। हम लोगों से कागज़ लिया गया, कागज़ में लिख दिया गया कि आप लोगों की इतनी इतनी बोरी धान है। इसके बाद 6 महीने धान वहाँ पड़ी रही। किसान जब वहाँ धान मांगने जाते थे तो कोई धान देने को तैयार नहीं था। परसिया समिति में फीडिंग ज़्यादा कर दी गई, धान वहाँ घट रही तो त्योंथर समिति से धान गई। और इसके बाद क्या हुआ कि किसानों को धान नहीं दे रहे थे तो समिति प्रबंधक द्वारा यूपी से व्यापारी बुला करके धान को बेच दिया गया। जो कुछ थोड़ा मात्रा में धान बची उसको लुटवा ली वो समिति वाले, उसको लूट करवा दिए और कहने लगे किसानों ने धान लूट लिया। हम किसान एक भी दाना धान नहीं पाए। हम लोगों को धान का कीमत चाहिए, पैसा चाहिए। हम लोग 6 महीने मेहनत करके अपने खून पसीना लगा करके फसल तैयार किए, समिति में दे दिए। पूरे समिति प्रबंधक द्वारा पूरा भौसा धांधलेबाजी की गई है। अब किसानों को एक दाना धान नहीं मिली, किसानों को पैसा चाहिए। कहाँ आए हैं आप लोग आज? हम लोग आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। उसी पहले वहाँ एसडीएम साहब को दिए, अब आज यहाँ रीवा आए हैं कलेक्टर। हम लोग चाहते हैं हमारी धान का कीमत मिले, पूरा पैसा। इच्छा मृत्यु यदि हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, बताइए हम लोग आज भोजन के लिए मुस्ताज हैं, तो जो कोई रास्ता नहीं रहेगी तो हम लोगों को आत्महत्या के सिवा कोई दूसरी रास्ता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं किसान की आमदनी दूना करेंगे। अरे इस तरह किसान की आमदनी दूना होती है, बताइए आप लोग। आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों की आवाज़ को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। आपने ज्ञापन में इच्छा मृत्यु का हाँ दिए हम कलेक्टर साहब से इच्छा मृत्यु का मतलब मांग रहे हैं कि आप हमको आदेश कीजिए कि हम अपनी इच्छा मतलब हम आत्महत्या कर ले। हम हैं लगभग 12-16-17 लोग हैं और कुछ लोग नहीं आए दूर के। यहाँ हम लोग 100 किलोमीटर से आए हैं यहाँ त्योंथर से। धान रही आप लोग की? हम लोगों हमारी 194 बोरी धान थी, 40 किलो प्रति बोरी। टोटल कितना था? अब टोटल तो देखिए हमको जानकारी नहीं, तो समिति लगभग कम से कम
200-250 किसानों की धान थी, अब बाकी पूरी धान वो बिक्री कर लिए, समिति वाले पूरी धान बेचे, बाकी किसान का कोई दोष नहीं है। इसके बाद जो थोड़ी धान बची तो लोकल लोगों को उन्होंने बुला करके पूरी धान लुटवा दिया समिति वालों ने। एक पैसा हम लोग फीड ही नहीं हुई हम लोगों की धान। वहीं ज्ञापन लेने वाले नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने भी ज्ञापन के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। हाँ, ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी हैं, इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पर त्योथर में जो खरीदी केंद्र और खरीदी को लेकर के किसान कुछ असंतुष्ट है, उसी को लेकर के आज माननीय कलेक्टर साहब के नाम पर यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। वही ज्ञापन लिया गया है, 11 बिंदुओं पर ज्ञापन है, जिनके सर से मिलकर के चर्चा की जाएगी और अग्रिम जो भी कार्रवाई अवैधानिक होगी वही की जाएगी। मंदिर के पुजारियों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग को लेकर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कोविड-19 महामारी के चलते केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा देश में प्रत्येक वर्ग के लोगों की मदद की घोषणा करते हुए 170 लाख करोड़ रुपए की राहत देने की घोषणा की गई है, परंतु धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ व कथा आदि के अपना परिवार जीवन यापन करने वाले लोगों को इस मदद की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। इस बात को लेकर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। एक्चुअली मैं राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ। जो हम लोग का जो ज्ञापन सौंपने का जो मुद्दा था वो पुजारियों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने बाबत था। आपको पता होगा कि मार्च में लॉकडाउन चालू हुआ था, इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी समाज को ध्यान में रखते हुए, चाहे उज्ज्वला योजना वाले हो, जनधन खाताधारी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, कुछ न कुछ उनको राहत पैकेज दिया था। पर हमारे समाज का एक वर्ग है जो पुजारी है, संघ है, जो मंदिरों में पूजा पाठ करा के अध्यात्म क्षेत्र में जुड़ा हुआ है ना, कथा भागवत सुना करके अपने जीवन का यापन करता है, उसके परिवार का भरण पोषण इसी के माध्यम से होता है। पर सरकार ने इस वर्ग को अवॉइड किया, तो सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ ने और देश के अन्य संगठनों ने इसकी मांग की और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपए 4 जून को रिलीफ किया। पूरे प्रदेश में 8 करोड़ रुपए क्या माने रखते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया लगा दिया कि जो मंदिर रजिस्टर्ड हैं, ट्रस्ट में शामिल हैं, उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। बट एक ज़िले में 1 या 2 मंदिर ही ट्रस्ट में शामिल होते हैं, हज़ारों मंदिर तो ऐसे संचालित होते हैं, उन पुजारियों क्या होगा। तो हमारी कलेक्टर साहब से मांग ये थी कि ऐसे पुजारियों का भी ध्यान रखा जाए और उनको भी कुछ न कुछ आर्थिक सहायता दिलाई जाए। जी, तो अभी क्या अभी साहब ने मार्क कर दिया है मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था कलेक्टर के द्वारा, तो उन्होंने सामने ही इसको मार्क कर दिया, बोला कि इसमें जो आपका फीडबैक होगा आपको बताया जाएगा। मैं प्रोफेसर सूर्यनारायण गौतम, मैं सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ से जुड़ा हूँ राजीव जी के साथ में, और आपका जो ये प्रयास है, आपका जो ये चिंतन है बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं आपके साथ में हूँ कि जब सरकार, शासन और प्रशासन जितने भी नागरिक हैं, जितने वर्ग के हैं, सबको सहयोग कर रही है, तो उसमें जो ये पुजारी हैं और जो पंजीकृत नहीं है, पुजारी तो है ही, आवश्यकता तो है ही, और जो ये कोरोना महामारी की मार है इससे वो प्रभावित भी हैं, तो उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, और आशा करते हैं कि शासन प्रशासन हमारी इस मांग को सुनेगा और इसमें कदम भी उठाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ अध्यक्ष आर.के. शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रारंभिक कक्षा में 25% निःशुल्क छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जिसकी फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान जिला शिक्षा केंद्र द्वारा कराए जाने की मांग की गई है। जिला कलेक्टर को हमने आरटी की फीस की प्रतिपूर्ति के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि विगत 4 वर्षों की फीस प्रतिपूर्ति भी लंबित है। बहुत सारे संचालकों की 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। 2017-18 की फीस प्रतिपूर्ति केवल 25% स्कूलों को हुई है। 2018-19 की 30% राशि तो दी गई है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनकी खाते में राशि गई ही नहीं है। तो 2018-19 की फीस प्रतिपूर्ति की जाए, और 2019-20 भी बीत चुका है तो उसकी भी फीस प्रतिपूर्ति हमें दिलाई जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण विद्यालयों का संचालन बंद है, और आरटी की प्रतिपूर्ति भी अगर न मिलेगी तो विद्यालय चलाने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कारण क्या है लेट होने
कारण अब ज़्यादा स्पष्ट विभाग बता सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे ही डीपीसी महोदय आरटी की राशि स्वीकृत करते हैं और फाइल सीओ के पास जाती है तो सीओ साहब 10% स्कूलों की जांच कराते हैं। और चूँकि जांच में 3 विभागों के कर्मचारी रहते हैं और तीनों विभाग के कर्मचारी इकट्ठा नहीं होते हैं, इसलिए जांच में देरी होती है और पूर्त नहीं हो पाती है। अभी कलेक्टर साहब से क्या? कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम देखते हैं, अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई ना हुई तो मुझे बता देना कि 12 करके। RK शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नवागत कमिश्नर राजेश जैन ने सभी विभाग के अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल जी बानखेड़े ने मंगलवार को किया पदभार ग्रहण। RTI द्वारा जानकारी मांगने पर शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए 50,000 रुपये। और नाबालिग युवती ने पड़ोस के युवक पर लगाया बलात्कार का आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।